हेलो फ्रेंड्स, मैं देवन आर्य और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट पोइम फर्स्ट डस्ट ऑफ स्नो का हिंदी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और साथ ही हम पढ़ेंगे इसके पोइटिक डिवाइस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और किस पोइटिक डिवाइस का यूज़ पोइम में किया गया है, उन सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं एक ही वीडियो के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप जैसा कि देख सकते हैं, एक छोटी सी पोइम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि है ना एक ऐसे कवि थे, वो बहुत ही कम शब्दों में बहुत ज़्यादा बात बोल दिया करते थे, और उन्हीं में से एक उनकी एक पोइम है जिसे उन्होंने नाम दिया है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ़ की धूल। अब बर्फ़ की धूल क्या होती है, यहाँ पर किसी धूल से जो है इंडिकेट नहीं किया उन्होंने डस्ट शब्द को, बल्कि बर्फ़ यानी कि स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें डस्ट ऑफ स्नो कहा जाता है। तो देखते हैं, पढ़ेंगे हम। इस पोइम को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि कुछ चीज़ें इंसान हमेशा ऐसा सोचते हैं कि बहुत ही अपशगुन है, बैड वुमन होती है, जैसे कि काला कौवा, है ना, और हेमलॉक ट्री, इसी के साथ बिल्ली रास्ता काट जाती है या छींक आ जाती है, इन सब चीज़ों को बहुत अपशगुन मानते हैं। तो आप देख सकते हैं इस चित्र में हमारे जो है पोइट खड़े हैं, और पोइट के जस्ट ऊपर एक कौवा बैठा है, और वो किस पेड़ पर बैठा है, हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा है। अब हेमलॉक ट्री का मीनिंग यहाँ पर नीचे दिया है, ए पॉइजनस प्लांट विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स, यानी कि एक जहरीला पौधा जिसमें छोटे छोटे सफ़ेद फूल होते हैं। तो यहाँ पर हेमलॉक ट्री यानी कि एक जहरीला पौधा जिसे अपशगुन माना जाता है, उसके ऊपर एक अपशगुन सा पक्षी यानी कौवा बैठा है, और हमारा कवि बहुत ही ख़राब मूड में उस पेड़ के नीचे खड़ा है, बहुत ही डिप्रेस्ड, बहुत ही ग्लूमी मूड में, है ना, हमारा कवि खड़ा है। यानी कि वो सोच रहा है कि मैं बहुत ही ख़राब जगह पर, बहुत ही ख़राब प्राणी मेरे ऊपर है, और मूड भी उसका ख़राब है। लेकिन क्या होता है देखते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। एक कौवा मेरे ऊपर हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा बैठा जैसे ही, है ना, डस्ट ऑफ स्नो शुक डाउन करता, शुक डाउन यानी कि गिराता है, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्यूड। तो उस बर्फ़ के गिराने से हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, मेरे हार्ट का जो मूड है उसको चेंज कर देती हो बर्फ़, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्यूड, और दिन का जो मेरा बचा हुआ समय था उसे भी वो बचा देती है। र्यूड का अर्थ होता है यहाँ पर हेल्ड इन रिग्रेट, यानी कि हमारा कवि बहुत ही र्यूड मूड में था, यानी उसका दिन पूरा ख़राब जाने वाला था, लेकिन जैसे ही एक काला कौवा हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा, उसके ऊपर बर्फ़ गिरा था, वो बर्फ़ न जाने कैसे गिर गई होगी। हो सकता है कौवा आके बैठा होगा और बर्फ़ गिर गई होगी, या कौवा उड़ा होगा वहाँ से और बर्फ़ गिर गई होगी, किसी भी तरीके से। इसीलिए पहली शब्द उसने लिखा है द वे अ क्रो, यानी जिस तरीके से कौवा मेरे ऊपर हेमलॉक ट्री पे से बर्फ़ गिराता है, डस्ट गिराता है बर्फ़ की, तो मेरा जो है हार्ट का मूड चेंज हो जाता है, और जो मेरा बाकी समय बचा था दिन का, अब वो मैं उसे बहुत ही अच्छे तरीके से बिताने वाला होता हूँ, क्योंकि मेरा मूड उसने चेंज कर दिया है। अब इस कविता में सीख हमको क्या मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहना चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों को बहुत अपशगुन मानते हैं, है ना। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है, यानी कि बहुत ही ख़राब पौधा होता है। यहाँ पर कवि किसी अच्छे पौधे का नाम भी ले सकता था, लेकिन कवि का मूड बहुत ही डिप्रेशन है ना, डिप्रेशन में है कवि, बहुत ही डिप्रेस्ड मूड है कवि का, ग्लूमी मूड है। और कौवा, कौवे की जगह पर नाइटिंगेल, है ना, इसको भी ले सकता था, या किसी जो है किसी दूसरे पक्षी को, बर्ड को ले सकता, लेकिन कौवे को क्यों लिया? क्योंकि इन कौवे और पॉइजनस ट्री, हेमलॉक ट्री के माध्यम से कवि अपने मूड को एक्सप्रेस करना चाहता है कि मैं बहुत ख़राब मूड में था, और है ना खड़ा था, लेकिन जैसे ही कौवा बर्फ़ गिराता है मेरे ऊपर तो मेरा मूड चेंज हो जाता है। ओके, समझ में आ गई पोइम आपको? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसके पोइटिक डिवाइस कौन से होते हैं, अब देख लीजिए। ये हेमलॉक ट्री होता है, इस प्रकार का हेमलॉक ट्री होता है ना, और ये हेमलॉक ट्री जो होता है ये बहुत ही पॉइजनस ट्रीज को माना गया है। अब इस पोइम में जो पोइटिक डिवाइस का यूज़ हुआ है, हम उनको देख लेते हैं। पोइटिक डिवाइस आखिर होते क्या हैं? जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी में, है ना, अलंकार होते हैं, है ना, और अलंकार के साथ में यम, कौन कौन से अलंकार होते हैं? यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, है ना, बहुत सारे अलंकार होते हैं, और उन अलंकार रूपी चीज़ों को ही यहाँ पर एक पोइटिक डिवाइस कहा गया है। जैसे सबसे पहली पोइटिक डिवाइस इसमें होती है राइमिंग। ठीक है, अब राइमिंग किसे कहते हैं? तो पहली क्लास का बच्चा भी बता देगा आपको कि राइमिंग किसे कहते हैं। तुकबंदी शब्दों को राइमिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्रो आया है, पहली लाइन में क्रो आया है, पहली लाइन को हम ए दे देते हैं नाम, दूसरी लाइन को हम बी दे देते हैं। अब क्रो किससे मिल रहा है? स्नो से मिल रहा है, तो तीसरी लाइन भी ए हो गई। और ये जो मी है ये किससे मिल रहा है? ट्री से मिल रहा है, तो चौथी लाइन भी बी हो गई। तो पोइटिक डिवाइस
राइमिंग हुआ तो राइमिंग का सीक्वेंस क्या होगा, ए बी ए बी, ठीक है। अब पांचवी लाइन तो इनसे नहीं मिल रही, तो पांचवी लाइन को हम सी नाम देते हैं, हर्ट। अब हर्ट किससे मिलता है, पार्ट, तो इसको भी हम सी दे देते हैं। मूड को हम डी दे देते हैं, ठीक है, और रूट को भी हम डी दे देते हैं। तो पोएटिक डिवाइस यहाँ पर हो जाती है हमारे सी डी सी डी। तो पोएटिक डिवाइस है ना, राइमिंग जो हो गई, ये राइमिंग का सीक्वेंस होगा ए बी सी डी, ठीक है। चलिए अब अगली पोएटिक डिवाइस हम देखते हैं। यहाँ पर दूसरी पोएटिक डिवाइस होती है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन है ना, आप देख सकते हैं एलिट्रेशन का अर्थ होता है कि जब भी किसी कॉन्सोनेंट वर्ड का यानी कि व्यंजन का यूज़ होता है और व्यंजन का यूज़ हो और वो भी है ना किसी एक ही सेंटेंस में हो और किसी वर्ड के स्टार्ट में जब हो, है ना, कॉन्सोनेंट का यूज़ हो और वर्ड के स्टार्ट में हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पर एलिट्रेशन आप ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, तो एलिट्रेशन कहाँ पर है, ठीक है। तो एलिट्रेशन हमारे सामने आप देख सकते हैं। सबसे पहला एलिट्रेशन जो आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर, है ना, देख लीजिएगा, हैज़, हार्ट, ठीक है। दोनों में ही पहला अक्षर क्या है, एच है। और ये हमारे एलिट्रेशन की फर्स्ट जो है कंडीशन होती है कि वर्ड जो होता है उस वर्ड का पहला लेटर सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में आ जाए या लास्ट में आ जाए। अगला एलिट्रेशन होता है सेव्ड सम। अब यहाँ पर भी पहला है ना वर्ड लेटर जो है इस वर्ड का एस है और यहाँ पर सम का भी पहला लेटर एस ही है, तो ये एलिट्रेशन होगा। एलिट्रेशन किसे कहते हैं, द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड, यानी कि किसी वर्ड के बिगिनिंग में जब कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन होता है उसे एलिट्रेशन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और पोएटिक डिवाइस हमारे सामने यहाँ पर है इंजापमेंट। अब इंजापमेंट क्या होती है, इंजापमेंट का अर्थ होता है ना कि जब भी, इंजापमेंट हम लिख देते हैं, इंजापमेंट जब भी आपकी कोई भी पोइम बिना किसी, है ना, बिना किसी फुल स्टॉप या कॉमा के पूरी ऐसे की ऐसी आ जाए, एक सेंटेंस के बाद में दूसरा सेंटेंस आ जाए और लास्ट में ही फुल स्टॉप लगे, यानी कहीं भी कोई भी, है ना, आपका जो है सिंबल ना हो, है ना, कॉमा वगैरह ना हो, तो उसे इंजापमेंट कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, इंजापमेंट क्या है, इंजापमेंट ये है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रो के बाद में मी आया, मी के बाद में स्नो आया, कहीं भी आपका कोई भी कॉमा वगैरह नहीं लगा है, तो एक इंजापमेंट का यूज़ यहाँ पर हुआ है, ठीक है। एक और पोएटिक डिवाइस यहाँ पर होता है एजोनेंस। अब एजोनेंस किसे कहते हैं, एजोनेंस यानी कि जब भी आपकी किसी लाइन में जो वोवल होते हैं, वोवल लेटर्स का रिपीटेशन होता है, कहीं भी हो, स्टार्ट में हो, मिडिल में हो, लास्ट में हो, सिर्फ वोवल लेटर का रिपीटेशन होता है, तो उसे हम एजोनेंस कहते हैं। तो एजोनेंस किसे कहते हैं, जब भी वोवल लेटर्स का रिपीटेशन हो तो उसे हम एजोनेंस कहते हैं। अब यहाँ पर एजोनेंस कौन सी चीज़ हो गई, तो एजोनेंस यहाँ पर हो गई हमारे सामने, है ना, शुक डाउन ऑन मी। अब शुक में भी ओ है, डाउन में भी ओ है और ऑन में भी ओ ही है, तो यहाँ पर एजोनेंस हो गया। तो इस प्रकार से, है ना, कौन से पोएटिक डिवाइस का यूज़ हुआ ये हमने देख लिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस पोइम के कुछ क्वेश्चन है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर इनको जो है सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द पोइट से हैज चेंज इज मूड, हाउ हैज द पोइट्स मूड चेंज। कवि ने ऐसा क्यों कहा कि उसका मूड चेंज हो गया, उसका मूड कैसे चेंज हो गया, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया है, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोइम। जो फ्रॉस्ट हैं, कवि हैं, उन्होंने नेचर को इस कविता में किस प्रकार प्रेजेंट किया है। द फॉलोइंग क्वेश्चन में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। आपको कुछ 3 क्वेश्चन भी साथ में दिए उन्होंने ये। अब ये 3 क्वेश्चन आपकी मदद करेंगे इस आंसर को ढूंढने में। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके भी इसका आंसर लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। थर्ड क्वेश्चन में कभी हमसे कहते हैं, हैव देयर बिन टाइम व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड एंड होपलेस, हैव यू एक्सपीरियंस्ड अ सिमिलर मोमेंट दैट चेंज्ड योर मूड दैट डे। क्या कभी आपके जीवन में आप डिप्रेस या होपलेस हुए हैं और कौन सी चीज़ ने आपको इस डिप्रेशन से, होपलेसनेस से निकाला है, तो इसका आंसर भी आप जो है वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम करने वाले हैं एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ क्या होते हैं, एमसीक्यूज़ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। आपको 4 में से एक आंसर ढूंढना होता है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो मैं आपको करवा देता हूँ। चलिए हम कर लेते हैं इस चीज़ को। तो हु शुक डाउन द हेमलेक ट्री। हेमलेक ट्री के ऊपर से कौन सी चीज़ कौन गिराता है, तो कौन गिराता है, क्रो गिराता है। विच ट्री डिड द क्रो शैक। कौन से ट्री को जो है अपना क्रो हिलाता है, तो किसको हिलाता है, हेमलॉक को हिलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
व्हाट फेल ऑन द पोइट, और पोइट के ऊपर क्या गिर जाता है, तो पोइट के ऊपर क्या गिरती है, डस्ट ऑफ स्नो। अर्लियर द पोइट वाज इन ए मूड, पहले पोइट किस मूड में था, तो बहुत ही ग्लूमी मूड में था। क्वेश्चन आता है अगला, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट, पोइट के ऊपर जैसे बर्फ गिरती है तो क्या इफेक्ट पड़ता है, तो चेंज्ड हिज मूड, उसका मूड चेंज हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है इसी में, अंडर विच ट्री वाज द पोइट स्टैंडिंग, पोइट कौन से ट्री के नीचे खड़ा था, हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था। हु वाज सेव्ड फॉर द पोइट, है ना, व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोइट, यानी कवि के लिए कौन सी चीज़ बच गई, तो सम पार्ट ऑफ द डे, उसके दिन का कुछ हिस्सा बच गया। और विच वर्ड इज द सिनोनिम ऑफ फील, रिमोर्स और रिग्रेट एज यूज्ड इन द स्टेंजा, कौन से वर्ड का यूज जो है दुखी के लिए किया गया स्टेंजा में, तो रूड, है ना, रूड यानी बहुत दुखी या पछतावे वाले समय। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया, इसमें हमने सारी चीज़ों को कवर कर लिया, हिंदी एक्सप्लेनेशन देखा, पोइटिक डिवाइस देखे, हमने एमसीक्यूज देखे, क्वेश्चन आंसर देख लिए। इसी प्रकार के वीडियोस भी आपको और चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी, पिछले वीडियो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, याद रखना चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।